प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज दो मौजू। एक तो ये है कि अरशद शरीफ के केस पर सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है, और दूसरा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इमरान खान के बयानात और परवेज़ लाई और मोहन सलाई जनरल बाजवा के हक़ में बोलते हैं, क्या वजह है। पहले बात करें कि अरशद शरीफ की, जैसा कि आपको इल्म है कि आज मेरा ख्याल 43 दिन हो गए अरशद शरीफ को शहीद किया गया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट को 12 दफ़ा दरख्वास्त दी, अरशद शरीफ की वालदा ने भी दरख्वास्त दी, और भी लोगों ने ये कहा जनाब कि आप सो मोटो लें, ये इंक्वायरी जो राना सनाउल्लाह करवा रहा है उस पर हमें इत्मीनान नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। इस पर बेशुमार लोगों ने खतूत लिखने शुरू किए। आपके इल्म में होगा कि जब अरशद शरीफ पाकिस्तान में था तो उस पर FIR जब काटी जा रही थी तो उसने सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और फिर वो इस दुनिया से चला गया। और फिर इंसाफ के लिए मीडिया, सोशल मीडिया और हाल यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये आवाज़ उठाई और बताया कि जनाब ये जो मसला बना है कीनिया में, इसका जो मास्टरमाइंड है उसे ढूंढा जाए। फिर इसी सिलसिले में लंदन में भी दरख्वास्त दी गई। तस्नीम हैदर ने वो दरख्वास्त नवाज शरीफ एंड कंपनी के बारे में दी कि इन्होंने साजिश की थी और कत्ल में इनका हाथ है। कहा जाता है कि अरशद शरीफ के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, ये वो ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद थी जो जनरल बाजवा के लिए और नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, और यही वजह थी कि इन्होंने अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया। अब बात ये है यहाँ पे जो आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 43 दिन बाद क्यों सो मोटो लिया, ये बड़ा अहम सवाल है। और बैरून ममालिक से भी लोगों ने खतूत लिखे, अंदरून ने भी, पता नहीं कितनी दुनिया ने खत लिखे, इमरान खान ने भी लिखा, और फिर जाके ये सब कुछ आज अवाम को पता चला जनाब के बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस केस में दिलचस्पी ली है। राना सनाउल्लाह को भी कल बुलाया गया है। अब ये इतने दिन जो खला पैदा हुआ, एक तरफ आपने देखा कि जो क़यादत थी, जो आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए आए और जो पहले गए उनका भी आपको पता है। तो क्या वजह, कहाँ से ये मंजूरी ली गई और कहाँ से ये सब कुछ इनको अब करने पर मजबूर किया गया, और सबूत जो है वो गायब कर दिए गए, और कोई चीज़ किसी के पल्ले नहीं है अगर आप सही पूछे तो। अब इस इंक्वायरी में क्या क्या आता है, ये भी आता है कि जो 16 FIR काटी गई थी अरशद शरीफ के खिलाफ, वो भी पूछेंगे जनाब किस किस खाते में काटी गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने आज तक जितने भी लोग झूठी FIR काटते रहे उनके मतलब ना किसी ने पूछगिछ की। आजम स्वाति के खिलाफ भी झूठी FIR काटी गई, गिल के खिलाफ भी, और इस तरह इन लोगों के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट हरकत में नहीं आया। दरख्वास्त दी जाती है, कोई जवाब नहीं मिलता। किस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करता है? इंसानी हकूक़ का वहाँ ख्याल नहीं रखा जा रहा। जिस तरह स्वाति को और गिल को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पास जो सब इतला है सब कुछ उन्होंने बताया, उन्होंने रोते हुए बताया, अपनी दास्तान बयान की, मगर फिर भी उसके बावजूद भी अपने हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी। अब ये हुआ कि जनाब इस केस की इंक्वायरी तो शुरू होगी, क्या इस केस का कोई रिजल्ट निकलेगा? आज तक कई कमीशन बने, कई ऐसे केस आपके सामने हैं जिनके आज तक कभी ना रिजल्ट आए, चाहे वो हाई कोर्ट ने बनाए या सुप्रीम कोर्ट ने बनाए या कोई भी कमीशन बने, किसी चीज़ की कोई चीज़ सामने नहीं आज तक आई। और अरशद शरीफ का केस भी मेरा ख्याल है इसी तरह चलता रहेगा, और फिर नए चीफ जस्टिस आते रहेंगे, नए जज आते रहेंगे, अदालतें लगती रहेंगी,
और तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी। कभी राना सनाउल्लाह को बुलाया जाएगा ताकि लोगों को मुतमिन किया जाए किसी बहाने से भी, कभी किसी और को बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंग्लैंड में भी इस केस का कुछ ना कुछ एक जगह हो रही है। बताया जा रहा है कि तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और ब्रिटिश पुलिस जो है इसमें दिलचस्पी ले रही है कि हमारी सरजमीन से ये इस तरह का ऑर्डर क्यों जारी किया गया। अब देखना ये है कि क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को इंसाफ दे सकेगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल काम है हमारी अदालतों से इंसाफ लेना। मुश्किल तो लफ्ज़ आप नहीं कह सकते, नामुमकिन चीज़ है। वहाँ पे बेशुमार ऐसे केस लगे हुए हैं। वॉल्यूम 10 है जहाँ पे देखते हैं कि अदालत का क्या काम है कि जी उनके पास कोई सबूत पेश किया जाए तो वो कहे जी वॉल्यूम 10 ना खोलो, फलाना ना खोलो, फलाना ना खोलो। अदालत को तो चाहिए हर चीज़ खोल के रखे, मुल्क के दुश्मनों का पता चले कि कौन दुश्मन है, कौन मुल्क का जो वफादार है। जब एक चीज़ अदालत में पेश की जाती है, इसी तरह ये साइफर का मामला बना हुआ है, उस पर कभी किसी ने कोई बयान दिया, कभी किसी ने कोई बयान दिया, रिजल्ट अभी तक उसका भी सिफर। तो बात ये है जनाब जो सीधी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं लोगों से काम लेना है, राना सनाउल्लाह से लेना है और जो आईजी है, जो भी लोग हैं वहाँ के, उनसे काम लेना। मगर क्या कीनिया की पुलिस इनको ये इन्फॉर्मेशन दे देगी? कभी भी नहीं देगी। इनके पास इतनी पावर ही नहीं कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले। ये केस है यूएनओ में दिया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ये केस जो है इसके मसले का हल होना चाहिए। और फिर दूध का दूध जो अब आप उन्हीं लोगों को बुला रहे जिनके नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा रहे इंग्लैंड में और सनाउल्लाह को आप बुला रहे, एक मजाक है कि नहीं मजाक, आप बताइए। तो जनाब ये ड्रामेबाजी जो है मेरा ख्याल है कि इस पर अब कौम इत्मीनान नहीं करती और भरोसा भी नहीं करती। इसलिए इसे यूएनओ के ज़रिए इस केस को हल करना चाहिए और वो वहाँ की कीनिया की पुलिस से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, उनको दबाव में डाल के सही पूछगिछ भी कर सकते हैं, वो उसका लैपटॉप किधर है, मोबाइल किधर है और ये क्या ड्रामा हुआ, फिर दुबई से कैसे गया। आप ये अच्छा चलिए ये कर ले, छोड़ते जिस बंदे ने 16 FIR दर्ज करवाई उनमें राना सनाउल्लाह भी, पहले इन पर तो केस डाले ना कि जनाब आपने किस चक्कर में उसके ऊपर के इतनी FIR दर्ज करवाई थी। तो देख लेते हैं, कल राना सनाउल्लाह ने भी अदालत में आना है, कल कौन सी दूर है, देखेंगे कौन सा वहाँ पे आप जनाब उससे कौन सा सवाल करते हैं और वो क्या जवाब देता है। नंबर 2 ये है कि इमरान खान ने आपने देखा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयानात दिए कि इसने हमारी गवर्नमेंट गिराई। दूसरी तरफ परवेज़ लाई मोहन सलाई ये इसमें कहते वो इसकी बाजवा की साइड ले रहे। तो जनाब ये कहीं ये तो नहीं कहीं पे कि ये डबल गेम खेल रहे हैं, ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, उधर से मालशाल भी ले लिया। जिस तरह कल जो सिराजुल हक है उसने भी कहा मुझे पेशकश की गई थी कि आप अपना हिस्सा ले लें, तो इन्होंने कहीं हिस्सा भी ले लिया हो और फिर ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हो, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। आपको पता है कि इमरान खान ये असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है और फिर दिन ब दिन देर क्यों हो रही है, दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ हो रहा है। और ये जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है ये बड़े मुतमिन है, इन्होंने एक सियासत खेली हुई है अंदर से, शायद ये एक ही गेम पे चल रहे हों, एक ही गेंद पर सोच रहे हो कि चलेंगे हम। लेकिन ये परवेज़ लाई पे जिस तरह मैंने प्रोग्राम किए बेशुमार लोगों ने कहा कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, इसको भी चेक करना चाहिए इमरान खान को भी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान अगर इलेक्शन जीत गया तो परवेज़ लाई को वो साथ लेके नहीं चलेगा। हो सकता है अगर अक्सरियत में जीत गया तो किसी को भी साथ लेके ना चले, क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा कि ये फैसले पार्लियामेंट में जब आप मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट बनाते हैं तो मुख्तलिफ जमातों के साथ, तो फिर वो गवर्नमेंट फैसले नहीं कर पाती, पार्लियामेंट फैसले नहीं कर पाती। और वही पार्लियामेंट फैसले कर पाती है जो अक्सरियत में हो, और वो फिर इंसाफ के लिए भी कोई ऐसे
फैसले करेगी, कोई जजों के मुतल्लिक करेगी, कोई पुलिस के मुतल्लिक करेगी, कोई और भी जो अवाम की बेहतरी के फैसले वो करेगी। क्या यही टीम लेके इमरान खान आगे चलेगा और ये फैसले करेगी? मेरा बड़ा इन पर कोई इतमाद नहीं है। मैंने कई दफ़ा कहा कि यंग लड़के लड़कियां आगे आने चाहिए, पार्लियामेंट में जाएं, वो देखें क्या हालात है। तो ये जनाब अभी तक की सूरत हाल थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप प्रोग्राम देखें कि आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा जनाब, आपके इल्म में है कि हमारे जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए फैमिली के साथ। और बताया ये जा रहा है, अमेरिकन एक न्यूज़पेपर है उसने ये बताया है कि पाकिस्तान में बाजवा साहब समझ रहे थे कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैं सेफ़ नहीं हूँ वहाँ पे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रह रहे हैं और बाजवा साहब सेफ़ नहीं थे वहाँ पे। वजह ये थी कि बाजवा साहब ने जो कौम की खिदमत की, जो चीज़ें बाजवा साहब के सामने आई, असल वजह यही है कि कहीं पे भी जाएंगे तो उनके लिए वही मसाइल पैदा होंगे जो दूसरे आजकल सियासी रहनुमा हमारे हैं उनके लिए बने हुए हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोग इकट्ठे रहते हैं मजमा लगा के, और कहीं पे भी आपने देखा वो लोग जाते हैं तो पीछे से आवाज़ें लगती हैं। तो यही चीज़ें जो थी ये बाजवा साहब को परेशान कर रही थी कि अगर मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, उनके पास तो पूरी टीम है, तो उनकी टीम तो मुकाबला कर रही है किसी न किसी रंग में, लेकिन मैं किस तरह मुकाबला करूँगा। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि एक वक्त था, कई दफ़ा हमने बात की 1965 की जंग की, कि हमारे जो फ़ौजी जवान थे उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती थी, उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, और उनकी शहादत जब जब जैसे ही शहादत का दिन आता है तो फिर भी उनके लिए दुआएं निकलती हैं। बात सिर्फ ये कमर जवेद बाजवा की नहीं है, कोई आम आदमी भी है, वो भी अगर धोखाबाज होगा, फरेब देगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपके दिल से कोई दुआ तो नहीं निकलेगी। तो हमारे लोगों क्यों नहीं सबक सीखते कि हम कुछ ऐसे काम करके जाएं जिससे कौम में इज्जत के साथ याद रखे। आज पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, मैं पिछले दिनों मोरक्को में था और वहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये इमरान खान साहब को बड़ी देर पहले मशवरा दिया था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी कि जनाब आप खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, जो भी लोगों की ज़रूरियात है आम लोगों की, उसको इतना सस्ता होना चाहिए कि हर आदमी ख़रीद सके, मगर उस तरह तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था मोरक्को में, ये यहाँ हर वो खाने वाली चीज़ इन्होंने सस्ती कीमत पे रखी हुई है ताकि हर आम आदमी जो है वो भी ख़रीद के खा सके। आटा, चावल, ये सब चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं इस मुल्क में। यहाँ पे भी कोई तेल के कुएं नहीं निकले हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे कि इनके पास कोई सोने चांदी के पहाड़ है। यहाँ बादशाही सिस्टम था और बादशाही निज़ाम है, मगर मैंने लोगों में जब देखा कि लोग मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे, लोगों में कोई बेचैनी नहीं है। अगर बिजली की बात कर लेते हैं तो बिजली मुकम्मल तौर पर आ रही है, और जब पता मैंने किया तो ये बिजली खुद भी नहीं पैदा करते, मेरा ख्याल कहीं से लेते हैं, लेकिन हर घर में बिजली आ रही थी और बिजली जा नहीं रही थी। ये एक बुनियादी चीज़ है जो पाकिस्तान में आज तक हम आवाम को नहीं दे सके। फिर आप देखिए पानी है, गैस के सिलेंडर हैं, वो हर जगह पे दस्तयाब थे, हर मोहल्ले में दस्तयाब थे, कहीं से भी आप जाके गैस के सिलेंडर ले सकती है। फिर ये ब्रेड है वो आम मिल रहा है, हर जगह पे सस्ता मिल रहा है, मुनासिब कीमत। हर आम शहरी जो है, जो गरीब है या अमीर है,
वो जाके वहाँ से खरीद सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप देखें कि ब्रांडेड चीज़ें या जो भी कोई महंगी चीज़ें हैं वो तो रोज़ाना किसी ने नहीं खरीदनी। किसी ने रोज़ाना कोई जाके टीवी तो नहीं खरीदना, वॉशिंग मशीन तो नहीं खरीदनी, उसके बगैर भी काम चल सकता है। मगर खाने पीने की चीज़ें जो है उनकी कीमत मुनासिब हो तो हर बंदा खरीद सकता है। ये चीज़ इसलिए मैंने आपको बताई कि ये मशवरा मैंने जब इमरान खान साहब आए तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने बताया कि जनाब जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी कीमत कम करें, हर आम आदमी जो मजदूर है वो भी वो ख़रीद कर अच्छी तरह खा पी सके। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे थी कि यहाँ मिलावट नहीं थी। मुसलमान मुल्क है और मैंने ये देखा कि यहाँ पे लोगों की सेहत ठीक थी क्योंकि मिलावट नहीं, और मेहनत सारी कौम, ख़वातीन मर्द सब मेहनत कर रहे थे, चाहे थोड़ी इनकम हो रही थी। और घर अक्सर के अपने मुझे लग रही है कि अक्सरियत के घर अपने थे, किराए पे मेरा ख्याल है कि हो सकता है लोग रहते हो। और इस जो भी गवर्नमेंट यहाँ की है, जो भी किंग है, उसने एक अच्छा निज़ाम दिया हुआ है। और हमारे क्यों नहीं ये हो सका, ये सोचने वाली बात है। हमने अपने अकाउंट तो भरे, हमारे सियासतदान 75 साल से अपने पैसे तो इकट्ठे करते रहे मगर कौम को कुछ ना दे सके। अब आप देखते हैं कौम जिस हालत में रहती है, जिस हाल में रहता है गरीब आदमी, रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया गया मगर वो भी नसीब ना हुआ। भुट्टो ने ये नारा तो मुतारफ़ करवाया मगर आज तक किसी को ना रोटी पूरी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। और फिर एक और बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे जो देखने में आई वो ये थी कि यहाँ पे सैर के लिए जो बेशुमार दुनिया आती है वो इनकी इनकम का ज़रिया है। तो ज़ाहिर वो आएगा, पैसे खर्चेगा, टैक्सी पे बैठेगा, खाना खाएगा, जो भी करेगा वो पैसे दे के जाएगा। हमारे पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हम ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि वहाँ पे लोग आएँ सैर व तफरीह के लिए और वहाँ पे ख़र्चा मर्चा करें जिससे हर बंदे का सिस्टम चलता है। आप देखें कहीं पे भी, तुर्की है, वहाँ भी कोई तेल के कुएं नहीं निकल रहे मगर लोग सैर के लिए जाते। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह के काम किए जा सकते थे मगर हमने वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो पाले। हमारे हुक्मरानों ने दहशतगर्दों की जो आपके सामने ही है कि जिस तरह बाद में कई ऐसी चीज़ें निकली बाहर के, हमारे कई सियासतदान भी दहशतगर्दों की पुष्टनाई करते थे। अब मैं कल ही ये एक दोस्त से बात कर रहा था कि देखिए अगर यहाँ किसी गैर मुल्की के साथ कोई ऐसा सलूक हो जाए तो मीडिया पे आ जाती बात, लोग इस तरफ आना छोड़ देते हैं। कोई भी मुल्क हो, ये नहीं कि तुर्की हो, दुबई हो या कोई भी हो, कोई ऐसे केस सामने आ जाए जिससे पता चले कि गैर मुल्की महफूज नहीं है, या मोरक्को हो। मगर इन्होंने, मैंने देखा इन ममालिक ने कुछ भी हो जाए गैर मुल्कियों के साथ अच्छा सलूक, अपनी आवाम को बताया कि अच्छा सलूक करो, अच्छे तरीके के साथ उनके साथ मिलो ताकि वो जाके बताएं कि वहाँ पे का माहौल अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पे ये सहूलत है, वहाँ पे कोई मजहबी नफ़रत नहीं है, हर बंदा आज़ादी के साथ चल सकता है। तो ये चीज़ें मुतारफ़ इन लोगों ने करवा के अपने मुल्कों में तरक्की के जो रास्ते बनाए, आज उस पर आप देख रहे हैं कि इन ममालिक में जो लोग आते जाते हैं वो खुद आगे बताएं कि ये सहूलतें हैं कि नहीं है। बिजली का बिल जब मैंने पता किया तो कह लगे कि 2-3 अफराद हों तो यहाँ का कोई 100-150 के करीब जो दिरहम है उसका बिल, या 200 का लगा ले, वो कोई पाकिस्तानी 2-3 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये तक बिल आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे देख ले, वो लोग कहते बिजली आती नहीं, बिल आ रहा है। फ़र्क देखे खुद आप कितना फ़र्क है यहाँ में और वहाँ में। तो ये मुल्क जो बनते हैं वो ईमानदार जो सरबराह होती है, जो हमारी क़यादत है, अगर वो ईमानदार होती तो आज हमारा मुल्क कहीं का कहीं पहुँच जाता।
आज लोगों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दुनिया के ममालिक में लोग बाहर जाते हैं। हमारी नज़र आज भी यही होती है कि हमें कोई पैसे दे जाए या हमारे जो बाहर लोग रहते हैं वो भी पैसे भिजवा दे। अब एक नई जो चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक है। आप सोच नहीं सकते कि एक दफ़ा इस तरह का काम पड़ गया तो पाकिस्तान कितने साल तक दोबारा पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। इत्मीनान उठ जाएगा लोगों का। ये भी इतला है कि जर्मन कंपनियां वहाँ से पूछ कर रही हैं, उनको पता चल गया है कि इनकी हालत ख़राब हो गई है। ये बारह मीडिया पे खबरें आपको जो चल रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इज़्ज़त उन्हीं कौमों की होती है जो अपनी आवाम को साथ लेके चलती है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो किंग है, चाहे वो एक बाप की हैसियत रखता है और उसको उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह वो अपनी औलाद के साथ चलता है। मगर हमारे वहाँ पे इस तरह नहीं चल सका और आज तक हमें खुद भी नहीं पता कि हमने किधर को जाना है और कौन सा रास्ता है। किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जो भी गवर्नमेंट चलती है बगैर प्रोग्राम की चलती है, जो नहीं आती है वो पुराने प्रोग्राम ख़त्म करके नए प्रोग्राम शुरू कर देती है। तो इस तरफ तवज्जो कौन देगा, ये है सवाल। हमारी अदलिया देगी, हमारे सियासतदान देंगे, हमारी आर्मी देगी। ये सबका फ़र्ज़ है कि ये मिलकर चले, मगर हमारे आपस के इख्तलाफात इतने हैं कि उसी चक्कर में हमने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे ताकि आने वाले प्रोग्राम आप देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। अच्छा, ये यकूब साहब की बातें तो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि प्रोग्राम उर्दू में होना चाहिए। मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की तो वो कहने लगे कि मैं पंजाबी में ठीक बात कर सकता हूँ। तो अब मसला ये है कि पंजाबी भी सब लोग समझ जाते हैं। तो चलते हैं इटली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? आज क्या बातचीत करनी है जनाब? जनाब भाई गलबात यही करनी है। अजकल सैयद ते हाफिज ते मुनीर त्रै नाम मुबारक ने, मुनीर भी ना अच्छा है। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2%। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ -10% ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। -0.10%, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੌਲੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇ ਜੀ ਸੈयद ਹਾਫਿਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾ, ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜੀ मुनीर साहब। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज की सी जिस वे बंदे का किरदार ना तको, क्योंकि यजीद भी अबू माविया का साहबी अजीम साहबी रसूल का बेटा है। जब तक किरदार ना वेखो नाल बंदा नहीं वड्डा बनदा, जब तक उसदा किरदार वड्डा ना हो। जबरदस्त। ते जेड़ा अज हफ्ता हो गया इस बंदे नूं चार्ज लए आ ते अजे तक आदम सवाती नाल जुल्म दी ओही कहानी गिनी जाती है। और बाजवा भी बाहर है और बंदियाल भी बाहर ने, दोए जेड़े ने जेल च होने चाहिए ने और सजाए मौत के हकदार ने। और एक चीफ इलेक्शन कमीशन जेड़ा ना वो सिकंदर है ना वो सुल्तान है, उसका नाम है सुल्तान सिकंदर और मैं उन्होंने सुल्तान कंजर, क्योंकि वो दुनिया की गुलामी करता पिया। उन्होंने बिल्कुल अपने ओहदे का भी एहसास नहीं, ना वो इंसानियत है। मुसलमानी तो बड़ी दूर की गल है। पहला बंदे मुसलमान जे जवेद साहब बंदा पहले इंसान नहीं तो ना वो मुसलमान है, पहले तो इंसान बनना चाहिए। उहदे च इंसानियत बदियाल च बाजवे च और सिकंदर च इंसानियत ना दी चीज। एडे दरिंदे ने 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं हुण बैठे है रोटी 12 बजे नसीब होनी या नहीं होनी, और इस 4 दिन की जिंदगी वास्ते। और जेड़े बंदे मैं अगे कई दफा अर्ज कर चुका, तुसीं आदे मजहब वाले पासे जांदे हो, मैं अज मजहब वाले पासे नहीं जांदा, लेकिन पंजाबी च मजहब नूं दसने आ कि जेड़ा बंदा इंसान नहीं, उहदे च इंसानियत नहीं, दर्दे दिल नहीं, दर्दे मुल्क तो बड़ी दूर की गल है, दर्दे औलाद भी नहीं। जेड़े माँ बाप आदे ना, जरूरी नहीं कि उहदा माँ बाप गुनाह करन। जेड़े बंदे अपनी औलाद नूं आराम दी रोजी खुआंदे ने, वो भी औलाद आरामी होंदी है। जिस तरह इस वेले जरदारी की औलाद है, खुर्शीद शाह की औलाद है, नाम मुराद शाह की औलाद है, ये शरीफ खानदान जेड़ा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਂਕਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨੇ ਸੌਦੇ ਬਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ। ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹਿੰਗਦੀ ਖੋਤਾ ਹਿੰਗਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਧੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MP ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MN ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਕਰੀਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਪਈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੰਚ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿ ਚੁੰਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਉਹ ਚੁੰਮ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੰਮੇ, ਉਹ ਚੁੰਮਿਆ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੌ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਤਾਲੂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਜਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦਿਆਲ ਬਿੱਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸੈਯਦ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਨੀਰ ਮੰਨਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਦ ਭੈੜੇ ਚੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖੁੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਪੱਦ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਖੁੰਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਮੰਨੀਏ ਬਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਮੰਨਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸੈਯਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਵੀ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡੰਗ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਆਈਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਝ ਲੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੰਦਾ ਨਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ ਮੋਮਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਬਾਜਵਾ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਮਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੋਮਨ ਨੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1% ਕਿਤੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋਮਨ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ लो या हज़रत की मेर साहब गोले शरीफ सरकार या हज़रत की सैयद जमाल साहब मुतसम को भी बड़े बड़े ये दसो मैनू बड़े बड़े औलिया अल्लाह होए ने जेड़े मोमिन होए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी च नहीं कि मैं अपनी जिंदगी च सच बोलने वाले बंदे तक। अच्छा ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਰ 1% ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ 1% ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ 100% ਹੈ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬਣਾਏ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਬਾਈਕ ਦੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬਣਾਏ, ਪੀਰ ਬਣਾਏ ਫਜ਼ਲੁੱਲਾ, ਫਜ਼ਲੁ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੀਰ ਬਣਾਏ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਪੀਰ ਬਣਾਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁੱਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਪੀਰ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਰਲਾਈ ਖਾਨਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਉਣਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਸੈਯਦ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਾਰ ਦੀ GHQ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ GHQ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਝੋਲੀ ਤੰਬੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਡੀਜ਼ਲ ਡੱਲਾ ਜਾਏ। ਜ਼ੋਰਲਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੁੱਟੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਚਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਪੂਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੱਕੀ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਟੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਅਗਰ ਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਖਨਦੀਰੋ ਦਹਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ GHQ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਉਸਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਆਫਰ ਸੈਯਦ ਮੁਨੀਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਆਵੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਾ ਪਾਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਛੁੜਕਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਥੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਲਿਆਲੀਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਤਗੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਕੂਬ ਇੰਜ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਭੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ। ਉਸਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਠਾਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਠਾਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰੋ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਲੈਣੀ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ। ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, BJP ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ MPA ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ MLA ਆਉਂਦਾ, ਨਾ BJP ਮੈਂਬਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੇਟ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਨਾ MLA ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੰਦ ਜੁਦ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਗਲਤੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਟ ਪੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਈ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੋਟ ਪੈ ਖੜੀ ਇਟਲੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੂਰ 200 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ 200 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੇ? ਸਹੀ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਵੋਟ ਐਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਦੀਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਾਨ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚਾਕੀ ਨੇ ਵੱਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 50 ਕੁੱਤੇ ਮਿਲ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਜਪਾਲ, ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਟੁਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਏ, ਨਾ ਪਾਏ, ਨਿੱਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਬਣੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਣਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 16 ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇ ਆਖਰ ਦਮ ਤੱਕ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਡੰਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਲ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੋਈ ਪਛੀਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹਦਾ? ਮੁਫਤਾ ਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਰ ਔਰ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਇਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਵੀ ਥੂ ਹੈ, ਥੂ ਹੈ, ਥੂ ਹੈ, ਥੂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ 6 ਵਾਰੀ ਥੂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 12 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੂ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਲੋ ਮੋਟਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਸਲੋ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਥੂ 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 तमाम पूरे पाकिस्तान की अदलिया ते इंतजामिया ते और जनाब अली फिर आवाम किन्ने फीसद मजबूर ने नहीं बोल सकते। उन्होंने चाहिए ये जरा जितना की नुकसान इस कौम ने पहुंचाया इन्हें 7 महीने बाजवे ने ते बिजू ने बंदियाल ने और जिन्ना नुकसान पहुंचाया इन्हें 30 साल इन्हें जो वजीर खजाना रहा ये साका ये चूड़ा साइकिल पैंचर लाने वाला बंदा ये फिर अगर इस मुल्क च फिर इस मुल्क की प्रॉपर्टी है शरीफ खानदान की इन्हों की बिजू की सहुरे की वो सांडू की कुड़मे की फिर थू ही मैं कर सकना। अच्छा गल सुनो, तुसीं आपो मनवा दे भाई यकूब कंट्रोल रखे कर गाल ना कड्या कर वरना मैं इन्हां नूं 2-2 मन की गाल नहीं गाल ते तानू ये भी ईमान आदे व गाल करनी बताते खुद भी गुनाह है। हां जी तुसीं नमाजी परहेजी बंदे जे गुनाह नहीं गाल नहीं करनी चाहिए ना।
नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सच्ची गल है, सच्ची गल है। मैं खुद हदीस पाक पढ़ी है। इस वेले मैं गुनाहगार हाँ, बीमार हाँ, मेरे को जज्बात ते कंट्रोल नहीं रहिंदा, वरना गाल कड्ढनी ते लानत भेजनी, ये दो जिहड़े अमल ने ये रब नूं भी नापसंद हाँ है, नहीं रब करनी नाराज होंदा चाहिए, है, नहीं बस एक करनी। प्रोग्राम दे ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜੁਮਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਆਸੀ ਕੱਲ ਦਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾइन दे। ठीक है लाएंगे, चलो बड़ी मेहरबानी। हाँ, मेरी अजमत हो गया। अल्लाह के वाले खुदा, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये अपने यकूब साहब थे, सादा से बंदे हैं और बातें साफ सुथरी करते हैं। मैंने भी कई दफ़ा काटना पड़ता है, उनके मुंह से गाली निकल जाती है, मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि आप तक वो ऐसी चीज़ ना पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और